डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है हिंदी जो पाठ्यक्रम है आपका उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और जो अंक विभाजन है उस पर हमने बातचीत की। आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो आपका पाठ्यक्रम है व्याकरण वाला जो हिस्सा है हिंदी व्याकरण का, वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, किसी भाषा की समृद्धि जो है उसके शब्दकोशों से जानी जाती है। भाषा की समृद्धि उसके शब्दकोशों से जानी जाती है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो। आज के समय में इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का जो शब्दकोश है वो सबसे समृद्ध है। आज वो जो है व्यापारिक भाषा के रूप में विश्व में जानी जाती है। सब पढ़ाई करने के बावजूद जो है अंग्रेजी सीखना आपके लिए अति आवश्यक माना जाता है। हिंदी भी है, हिंदी भाषा जो है आज जो है हमारे देश की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी है। तो भाषा की समृद्धि उसके शब्दकोशों से है। और भाषा जो है, किसी भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं? तो शब्द जो है शब्द रचना से आते हैं और उसके लिए व्याकरण में जो है मुख्यतः 4 तरीकों को अपनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम नए शब्दों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं और अपनी भाषा के शब्दकोशों को समृद्ध करते हैं। उसमें सर्वप्रथम तो आता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इनके माध्यम से हम नए शब्दों की रचना या निर्माण करते हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वह भी जो है कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम जो है नए शब्दों की रचना करने में सफल होते हैं। ठीक है, जिसे जो है व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास कहा जाता है। आइए, जैसे एक शब्द है हार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द का मतलब होता है सब वर्णों का सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है। जैसे हार पराजय या माला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हार। अब इसके आगे, इसके पूर्व जो है यदि हम कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर, कुछ जो है कुछ शब्दांश जो है रखेंगे, जिससे हम नए शब्दों की रचना में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे प्र, आ, वी, उप। शब्द वही है हार, हार। और नए शब्दों की रचना में हार में प्र उप लगा करके, प्र शब्दांश को लगा करके हम नए शब्दों की रचना करते हैं और शब्द बनता है प्रहार। आ में लगाएंगे तो आ हार। ठीक इसी प्रकार से वी में विहार। उप लगाएंगे तो उपहार। ठीक है, इसी को, यह तो मूल शब्द है क्योंकि ये मीनिंगफुल है। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का, वर्णों का सार्थक समूह। जो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। लेकिन इसे हम शब्द तो कह नहीं सकते। ये क्या है? वर्णों का समूह है, परंतु इसका अपना कोई मीनिंग या अर्थ नहीं है, तो इसे हम कहेंगे शब्दांश। प्र, आ, वी इत्यादि। ये क्या है? ये सभी जो है शब्दांश है, शब्द का अंश। और इसे ही व्याकरण की भाषा में उपसर्ग कहा जाता है। इसी शब्दांश को व्याकरण की भाषा में उपसर्ग कहा जाता है। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो मूल शब्द, इस मूल शब्द के पूर्व यानी पहले लगा। ठीक है। दूसरी बात, ये या तो वर्ण है, लेटर्स है, या वर्णों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, पूर्ण अर्थ नहीं होता। जब ये किसी शब्दांश के साथ लगता है तब ये अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है।
और इन्हें ही व्याकरण की भाषा में उपसर्ग कहा जाता है। तो परिभाषित करेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी कि पहले लगकर नए शब्दों की रचना करता है। उपसर्ग वह शब्दांश या अक्षर है जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी कि पहले लगकर नए शब्दों की रचना करता है। इन उपसर्गों का, इन शब्दांशों का अपना एक विशेष अर्थ है, परंतु वह अपना विशेष अर्थ किसी शब्द के पूर्व लगकर ही प्रकट करता है। इसके माध्यम से हम नए शब्दों की रचना करने में सफलता हासिल करते हैं और अपनी भाषा के शब्दकोशों को जो है समृद्ध करते हैं। एक जमाने में फारसी भाषा के शब्दकोश बड़े समृद्ध हुआ करते थे और वो अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती थी। आज वही पद जो है अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। हिंदी भाषा भी जो है विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, दूसरे स्थान पर आती है। हालांकि जो है देश दुनिया में भी जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसकी सहजता और सरलता के कारण लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में जो है हिंदी भाषा का पठन पाठन जो है सुचारू रूप से करवाया जा रहा है। ये भाषा की वैज्ञानिकता के कारण संभव हो सका। अब नए शब्दों की रचना के लिए जिन शब्दांशों का व्यवहार हम करते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और यह किसी भी शब्द के पूर्व लगता है। जैसे हार, 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 हार। हार जो है पराजय या गले में पहने जाने वाले माला के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु इसमें कुछ विशेष शब्दांशों को लगा करके हम नए शब्दों की रचना करते हैं। इससे जो है शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, कभी कभी नहीं भी बदलता, परंतु विशेष जो है शब्द की प्राप्ति हम करते हैं जो विशेष अर्थ में व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही शब्दांशों को या वर्णों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब आता है आपके सामने उपसर्गों का भेद। तो हिंदी भाषा जो है बड़ी समृद्ध भाषा है और जो है जो विभिन्न भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आए हैं, सर्वग्राही भाषा है, सभी भाषाओं के शब्दों को सहज ही स्वीकार करता है। तो हिंदी में जो है बहुत सी शब्द जो है संस्कृत से आए हैं, तो उसके साथ साथ कुछ उपसर्ग भी आए हैं। तो हिंदी में जो है पहला जो होता है वो संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत भाषा से बहुत सारे उपसर्ग आए हैं, इन्हें संस्कृत का उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े परिवर्तित होकर व्यवहार होते हैं, उन्हें हिंदी का उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्गों में इसकी संख्या जो है 30-32 होंगे। पर, प्रा, प्रादि और निर, निस, ये सब जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये किसी भी शब्द के पूर्व लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। हिंदी के उपसर्गों में 10-12 शब्द जो है उपसर्ग हैं जिनके माध्यम से नए शब्दों की रचना संभव हो पाती है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं विभिन्न भाषाओं से। तो जैसे मान लो कि आगत उपसर्ग या यूं कह लीजिए अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ साथ जो है अंग्रेजी के उपसर्ग भी आए हैं। तो कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी के हैं जिनका व्यवहार जो है हिंदी में किया जाता है, जैसे सब, पुलिस, सब पुलिस। वैसे ही उर्दू और फारसी के शब्द भी हिंदी में आए हैं, तो साथ साथ उसके उपसर्ग भी आ गए हैं। तो ये 4 प्रकार हैं जहां से हिंदी में जो है शब्द आए हैं।
एक तो संस्कृत के शब्द आए हैं तो उसके साथ साथ संस्कृत के उपसर्ग भी आ गए। हिंदी के शब्द हैं जो थोड़े पर बहुत परिवर्तित होकर हिंदी में व्यवहार करते हैं, लौकिक लौकिक या देसी बोलियों के शब्द हैं जो हिंदी में व्यवहार होते हैं, वो हिंदी के उपसर्ग हो गए। कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं, उनके साथ अंग्रेजी के उपसर्ग आ गए, और साथ ही साथ उर्दू और फारसी के शब्द भी हैं जो कि हिंदी में व्यवहार होते हैं, इन्हें उर्दू का उपसर्ग कहा जाता है। कुछ लोग इसको जो है इस तरह से भी विभाजित करते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग का मतलब तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। और अंग्रेजी और उर्दू के जो उपसर्ग हैं उन्हें जो है आगत उपसर्ग के रूप में जाना जाता है। आगत माने विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी के नहीं है, विदेशी भाषा के शब्द है और हिंदी में धड़ल्ले से व्यवहार हो रहा है, तो उनके साथ साथ जो उपसर्ग आए उन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार हो गए उपसर्गों के। हालांकि भेद वगैरह आपको नहीं पूछा जाएगा, आपके जो पाठ्यक्रम में उपसर्ग और प्रत्यय निर्धारित है या जो भी शीर्षक है वो सब के सब आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ है उसी के आधार पर आपको उपसर्ग पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो है अब आप देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं और उर्दू आदि के उपसर्ग कौन कौन से। इन सब का व्यवहार हिंदी में आराम से किया जाता है। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ है उसमें जो उपसर्ग प्रत्यय दिए युक्त शब्द है उन्हीं को आपको विभाजित करना होगा। उपसर्ग के ठीक विपरीत, जैसे मान लीजिए कि आम शब्द है और शहर शब्द है, खेल शब्द है, तो उपसर्ग तो इसके पहले लगता था, इसके बाद में जो शब्दांश लगता है जैसे आम वाला, शहर बड़ी ई, खेल आड़ी, ये जो उपसर्ग है इससे जो शब्द, ये जो शब्द है इससे जो बनता है शब्द वो होता है आम वाला, ये है शहर शहरी, दूसरे शब्द है खेल आड़ी खेलाड़ी, तो ये जो है ये भी शब्दांश है या फिर अक्षर है। अक्षर यानी कि वर्ण, वर्ण, इसका स्थान क्या है? ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है। यह जो है शब्दांश ग्रुप ऑफ लेटर्स है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, और ये सभी जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। ऐसे शब्दांशों को जो किसी भी शब्द में किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें जो है व्याकरण में प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का मतलब प्लति प्लस ऐ इज इक्वल टू प्रत्यय, माने वह शब्दांश या अक्षर जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यह उपसर्ग का ठीक अपोजिट यानी विलोम होता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले वह शब्दांश या अक्षर जो किसी भी शब्द के पहले लग करके नए शब्दों की रचना करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन वह शब्दांश या अक्षर जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके नए शब्दों की रचना करता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय का भेद, प्रत्यय के भेद के रूप में, प्रत्यय के भेद के रूप में इसके दो भेद स्वीकार किए गए। दो भेदों में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो भेद स्वीकार किए गए। कृत प्रत्यय जो होता है वह प्रत्यय जो है क्रिया
शब्द के अंत में लगता है प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू कृत प्रत्यय। अब क्रिया के अतिरिक्त और कौन कौन से शब्द बचते हैं? वह बचते हैं संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 प्रकार के शब्द हैं जो विकारी शब्दों में आते हैं। मैंने क्रिया ले लो तो 4 शब्द। भाषा में जो है शब्दों के भेदों के अंतर्गत हिंदी में 5 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और एक अव्यय होता है। तो ये प्रथम 4 जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कर्ता विभक्ति माने कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार, काल के अनुसार इनका जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक विभक्ति चिन्हों आदि के संपर्क में आने पर जिनका रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और आखिरी जो शब्द आता है शब्द के भेदों में वह है अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, माने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 अव्यय हैं जो अविकारी शब्द होते हैं। ये वाक्य में जो है इन पर लिंग, वचन, कारक विभक्ति चिन्हों, पुरुष या काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो आपको नए शब्दों की रचना करनी है। नए शब्दों की रचना में आप जो है उपसर्ग और प्रत्यय को ले रहे हैं यहाँ पर। तो उपसर्ग या प्रत्यय उन्हीं शब्दों में लगेंगे जो विकारी शब्द हैं। तो 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सर, सरा, हट या आहट। हस, डैश, ना। ये सभी क्या है? ये दोनों ही शब्द ये क्या हो गया? क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होया पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रिया शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगता है वह होता है कृत प्रत्यय। और इनसे बने जो शब्द होते हैं, जैसे सरसराहट, खिलाड़ी, हंसना इत्यादि, या हंसी, ये सभी शब्द जो है वो क्या है? कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कृदंत। माने वह शब्द जो कृत प्रत्यय से निर्मित हो उसे कृदंत कहा जाता है। सबसे पहले क्या है? क्रिया शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, और इससे निर्मित जो शब्द होते हैं वह कृदंत कहलाता है। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होता है, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा होता है, जैसे आम ले लो, दूध ले लो। दूध क्या हो गया? संज्ञा शब्द है। दूध। उसके बाद आप ले लीजिए अपना,
प्रोनाउंस सर्वनाम पद हो गया। उसके बाद विशेषण में आप ले लीजिए सफेद। अब इसके अंत में प्रत्यय लगाइए दूध वाला। अपनापन, सफेद बड़ी, इससे निर्मित शब्द क्या हो गए? दूध वाला। अपनापन, सफेद बड़ी, सफेदी। तो वह शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया या विशेषण वह शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करता है, उसे जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और इससे निर्मित जो शब्द होते हैं, इससे जो निर्मित शब्द होते हैं उन्हें तद्धितांत, तद्धित प्लस अंत इज इक्वल टू तद्धितांत कहते हैं। और इन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो क्या हुआ? प्रत्यय उपसर्ग में क्या समझे आप? प्रत्यय वह शब्दांश या अक्षर है जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके नए शब्दों की रचना करता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला हो गया कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। ठीक है? कृत प्रत्यय से जो निर्मित शब्द होते हैं उसे कृदंत कहा जाता है, और तद्धित प्रत्यय से निर्मित जो शब्द होते हैं तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इससे निर्मित शब्द जैसे दूध वाला, अपनापन, सफेदी, ये क्या कहलाएंगे? तद्धितांत। अब जो है आपको इसमें ध्यान यही रखना है कि यदि मूल शब्द, यदि आपको कोई शब्द दिया जाए, कहा जाए प्रत्यय पृथक कीजिए, और यदि मूल शब्द जो है वह क्रिया हो तो उसे आप कृत प्रत्यय कह देंगे। और शेष अन्य कोई शब्द होता है जिसका मूल शब्द अलग करने पर यदि वो क्रिया नहीं है तो आप उसे तद्धित प्रत्यय कह सकते हैं। तो अभी जो है आज की क्लास में आपने जो है उपसर्ग और प्रत्यय को जाना। उपसर्ग प्रत्यय क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय जो है ये दोनों ही जो है शब्दांश हैं। शब्दांश है। उपसर्ग का स्थान क्या है? किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले। उपसर्ग वह शब्दांश या अक्षर है जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले लग करके नए शब्दों की रचना करता है। और प्रत्यय वह शब्दांश या अक्षर है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करता है। उपसर्ग के जो है 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। और वहीं जो है प्रत्यय के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज की कक्षा में आप जो है इसी चीज को समझें। आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ निर्धारित है उनमें जो प्रयुक्त शब्द है उन्हीं में से आपको जो है उपसर्ग और प्रत्यय चुनकर दिया जाएगा, जिसे आपको पृथक करना है, जो आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप है। जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। अब आएगा आपके जो पेपर्स होंगे उसमें 1 मार्क्स का उपसर्ग आएगा, और इसमें आपको दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से उपसर्ग पृथक कीजिए।
अब आपको दिया गया शब्द प्रवेश, प्रकार्य, कुमार्ग। अब ये प्रश्न होगा कि इनमें से आप उपसर्ग पृथक कीजिए, तो आप जो है यहां लिखेंगे उपसर्ग और यहां लिखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है मेन वर्ड, वह शब्द जिसमें जो है उपसर्ग लगा हो, मूल शब्द। इसमें जो है मूल शब्द क्या है? वेश। शेष क्या बचा? प्र। ये प्र यहां पर जो है उपसर्ग, प्र डैश वेश, प्र यहां पर उपसर्ग, और ये वेश मूल शब्द में लगकर नए शब्दों की रचना करता है प्रवेश। तो आपको इसमें से अलग करना है। प्रवेश में प्र उपसर्ग हो गया और वेश मूल शब्द। दूसरा शब्द क्या दिया गया? प्रकार। तो प्र उपसर्ग हो गया और कार्य मूल शब्द हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि उपसर्ग पृथक करते समय आप बराबर ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द जो हो वो पूरी तरह से मीनिंगफुल हो, उसका एक अर्थ हो, क्योंकि शब्द हम उसी को कहते हैं जिसका एक शब्द अर्थ हो। माने जो शब्द सार्थक है उसे ही हम शब्द मानेंगे, निरर्थक शब्दों को हम शब्द नहीं मानते। और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश या अक्षर है। शब्दांश इसलिए क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह तो है, परंतु इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसलिए हम इसको जो है शब्द न कर करके शब्दांश कहते हैं। जैसे कुमार्ग में कु डैश मार्ग, ऐसे ही आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, जिसमें आपको पृथक करना है। आधे आधे मार्क्स के जो है 2 शब्द दिए गए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे, 2 आपको चुन करके उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। ठीक इसी तरह से प्रत्यय में भी आपको जो है ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रत्यय का नाम भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है। हालांकि सिलेबस में है तो पूछा भी जा सकता है, सिलेबस में है तो पूछा भी जा सकता है। जैसे शब्द है सरसराहट, हंसी, और चंचलता। अब इसमें से आप प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से प्रत्यय पृथक कीजिए, तो आप पहले लिखेंगे मूल शब्द, क्योंकि प्रत्यय में मूल शब्द पहले आता है। मूल शब्द डैश प्रत्यय। प्रत्यय का नाम यदि पूछता है तो आप उसे जो है यहां पर दिखा सकते हैं, यदि नहीं पूछता है तो निर्देश के अनुसार ही आप उत्तर देंगे। जैसे सरसराहट शब्द है तो मूल शब्द क्या हो गया? सर सरा। ध्वनि मूलक जो है क्रियार्थक शब्द है, और इसके अंत में लगा क्या? हट या आहट। हंसी हंस डैश बड़ी। चंचलता चंचल डैश ता। ये हो गया आपका प्रत्यय और ये हो गया आपका मूल शब्द। इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। आपके एग्जाम में 3 दिया रहेगा, जिनमें से 2 आपको करना है, उसमें से प्रत्यय पृथक कर देना है, अलग कर देना। तो आपके पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय या उपसर्ग दिया गया है उसमें आपको उपसर्ग या प्रत्यय केवल पृथक करना है। हालांकि आप पहले से ही उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ के आए हैं, और एक बार फिर से आप उसको देख लें, समझ लें, और पाठ्यक्रम में जो पाठ है उसमें जो प्रयुक्त शब्द है जो आपको आगे चल के बताया जाएगा
उसके आधार पर उपसर्ग या प्रत्यय आप पृथक कीजिए और उसका नाम दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे और जो अन्य टॉपिक्स है, दूसरे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याकरण के अंश है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।